हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों मैं राहुल सर। आज से दोस्तों हम यूटीडी सागर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। और दोस्तों इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों मैं पहले केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं फिजिक्स और मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़ी रहिएगा। दोस्तों इसमें हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे दोस्तों। और दोस्तों मुझे ऐसा लगेगा कि पहले इस टॉपिक को आपको समझाना चाहिए, फिर उसके क्वेश्चंस कराने चाहिए, तो मैं ऐसा करूँगा। और दोस्तों अगर मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक के मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन करा देने चाहिए तो उसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊँगा। और दोस्तों इसमें भी हम एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑब्जेक्ट पर बात करेंगे, हर ऑब्जेक्ट को समझाएंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात हमारी ये है कि दोस्तों हम अगर ऐसा करेंगे तो एक क्वेश्चन से लगभग दोस्तों हम 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों आज हम तत्व, यौगिक और मिक्सचर, तत्व, यौगिक और दोस्तों मिश्रण के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन में एक कथन है और एक कारण है। दोस्तों पहले उसने कथन दिया है कि ये ऐसा एक कथन है और उसका बाद में उसने कारण बताया है कि ये उसका कारण है, इसलिए ऐसा है। तो दोस्तों इसमें जो पहला है क्वेश्चन, उसमें पहले कथन हम पढ़ लेते हैं। कथन है, कांच एक यथार्थ यौगिक नहीं माना जाता। उसने बोला है कि जो कांच होता है, ग्लास होता है, वो रियली में, क्या दोस्तों, रियली में यौगिक नहीं होता। तो ये तो रियली बात है, ये सही बात है कि कांच यौगिक नहीं होता। कांच यथार्थ में मतलब वास्तव में यौगिक नहीं होता। इसका उन्होंने कारण बताया है क्योंकि जो कांच एक निश्चित गलनांक नहीं रखता, मतलब कांच का जो निश्चित गलनांक नहीं होता, यहाँ पर नहीं नहीं लिखा पाया दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आपको इसको सुधार लेना है। तो कांच एक निश्चित गलनांक नहीं रखता, नहीं होता, इसलिए ये यथार्थ यौगिक नहीं होता। तो बिल्कुल दोस्तों सत्य बात है। हमें दो पता है कि जो कांच होता है, कांच तो दोस्तों कम ताप हो या फिर अधिक ताप हो, सभी ताप पर पिघल जाता है, सभी तापों पर पिघल जाता है। तो मतलब दोस्तों ये सही बात है, कांच यौगिक यथार्थ में ये जो यौगिक है वो नहीं है। इसका कारण यही है कि कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता। तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो हमने समझा है वो किससे मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हम पढ़ेंगे, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। यहाँ पर दोस्तों सत्य है, आप सत्य इसको कर लीजिएगा, सत्य हैं। तो बिल्कुल सत्य हैं क्योंकि कांच यथार्थ में यौगिक नहीं है, तो ये सत्य है हमारा। अब कारण, कांच एक निश्चित गलनांक नहीं रखता, तो ये भी सत्य है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ तक तो हमारा सही है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहा है, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब ये यथार्थ में यौगिक नहीं है, इसका कारण दोस्तों यही है कि इसका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता। तो आपको ये याद रखना है, कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, परंतु कारण और कथन दोनों ही स्पष्टीकरण, मतलब सही स्पष्टीकरण है, सीधी सी बात हमारी ये है। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये तो गलत है क्योंकि हमने देखा था ये रियली में यौगिक नहीं होता। इसका कारण ये है कि इसका गलनांक निश्चित नहीं होता, तो ये हमने देख लिया था, तो ये गलत हो गया। इसके बाद कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। अब यहाँ पर आ लगा देना, असत्य है। तो दोस्तों हमने तो ये देखा था कि ये दोनों सत्य हैं, अब ये तो असत्य का बोल रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद कथन सत्य है परंतु कारण कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। तो दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि हमारे तो ये दोनों ही सही हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेशर कुकर किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों प्रेशर कुकर को तो हमने समझा था, हमारे घर में हमने देखा है कि हम प्रेशर कुकर में जब खाना, चावल या दाल को पकाते हैं तो उसमें दोस्तों हम देखते हैं कि उसका कैप लगा देते हैं और गैस चूल्हे पर रख देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इस
के प्रेशर कुकर में जब उसका कैप लगाते हैं तो उसका जो अंदर का दाब है वो अंदर का दाब बढ़ जाता है। अब दोस्तों अंदर का दाब बढ़ जाएगा तो उसका जो क्वथनांक रहेगा वो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। अब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो उसमें हम देखते हैं कि खाना जल्दी पक जाता है। तो दोस्तों उसमें क्वथनांक बढ़ जाता है तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो दाब के अनुप्रयोग मतलब दाब के प्रयोग द्वारा जल का क्वथनांक में उत्थान, मतलब उत्थान का मतलब होता है वृद्धि, मतलब जल का दाब का जब हम उपयोग करेंगे तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल का क्वथनांक में उत्थान, ये हमारा सही है दोस्तों। इसके बाद दाब के अनुप्रयोग द्वारा अनाज और अधिक मृदु करना, मतलब ये गलत है दोस्तों। जब हम दाब का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो अनाज होता है, चावल या दाल होती है, वो मृदु हो जाती है, पतली हो जाती है। ये ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो क्वथनांक के कारण पतली होती है, अच्छे से चुड़ जाती है, पतली हो जाती है। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दाब है, तो दाब और ताप के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को और अधिक मृदु करना, तो ये भी हमारा मृदु वाला आ गया, तो गलत है। इसके बाद दोस्तों अनाज को अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए भाप में रखना, तो ये तो हमारा दोस्तों गलत ही है, क्योंकि उसमें तो जल्दी खाना पक जाता है, ये तो अधिक देर की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा ये पहला आंसर सही होगा। इसके बाद हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है वायु। वायु यहाँ पर है भी कर देते हैं दोस्तों। तो वायु है, अब वायु क्या है, तो दोस्तों हमें पता है वायु तो मिश्रण होता है। वायु क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है, तो बिल्कुल होता है। और उसमें दोस्तों हमने देखा है नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है और कुछ अक्रिय गैसें भी होती हैं, तो हमें पता है ये तो वायु क्या है दोस्तों, मिश्रण। और वायु में दोस्तों हमने देखा है जो नाइट्रोजन होती है वो 78.8% होती है, ऑक्सीजन 20.95% होती है। इसके बाद दोस्तों हमने CO2 देखा है 0.03% होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वायु है उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, तो जो वायु जिसमें बहुत सारी गैसें हों तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण। तो हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा एक मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों, हमेशा एक मिश्रण, हमेशा ये एक यौगिक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यौगिक नहीं है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं और ये अलग अलग अनुपात में हैं। अगर ये निश्चित अनुपात में होती तो ये यौगिक बनता, लेकिन ये अलग अलग अनुपात में है तो ये मिश्रण है। अब तीसरा ऑप्शन है प्रदूषण रहित क्षेत्रों में एक यौगिक है, तो यौगिक वाली बात आ गई तो वैसे ही गलत हो गया। औद्योगिक क्षेत्रों में एक मिश्रण है, तो ये औद्योगिक क्षेत्रों में थोड़ी ना उपयोग होता है, ये तो हमारे लिए होता है, हमारे सांस लेने के लिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा रहेगा सही दूसरा। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तापमान को बढ़ाने पर गैसों का दाब बढ़ जाता है क्योंकि उच्चतर तापमान पर। अब उच्चतर तापमान पर क्या होता है, इन्होंने बोला है। तो दोस्तों ये तो सही बात है, तापमान को बढ़ाने पर गैस जो गैसें होती हैं उस गैस का जो दाब है दोस्तों वो दाब बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है ये तो हमसे वॉयल नामक वैज्ञानिक ने भी कहा था, क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है तो उसको हमें बताना है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है गैस अणु, यहाँ पर दोस्तों अणु है, गैस अणु एक दूसरे की ओर अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिकर्षित तो वाली बात नहीं है, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिकर्षण नहीं होता, प्रतिकर्षण नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसके अणु गति करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अब गति करते हैं। अब गति करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी गतिज ऊर्जा में। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद गैस अणुओं की स्थितिज ऊर्जा उच्चतर हो जाती है। अब दोस्तों अब दोस्तों हमने देखा है गैस का ताप बढ़ाएंगे तो अणु जो है ना वो स्थिति अपनी चेंज करेंगे, तो स्थिति ऊर्जा परिवर्तन होगा, लेकिन ये उच्चतर हो जाती है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी ऊर्जा उच्चतर ही हो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर हो जाती है, तो ये दोस्तों हमें लग रहा है कि ये सही होगा, क्योंकि दोस्तों हम ताप बढ़ाते हैं। अब ताप बढ़ाएंगे तो किसी भी पदार्थ
कोई भी पदार्थ रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि तो होगी होगी। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसका जो दाब है ना दोस्तों, वो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर हो जाती है। इसके बाद अगला डी है हमारा, गैस अणु एक दूसरे की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ताप बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, भागेंगे, गति करेंगे। अगर वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से तो कौन सी गतिज ऊर्जा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इसका आंसर रहेगा, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को किससे वियोजित किया जाता है। मतलब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक नेप्थलीन भी यौगिक होता है और सोडियम क्लोराइड तो आपको पता है यौगिक होता है ये। अब नेप्थलीन दोस्तों एक ऐसा यौगिक होता है, कपूर जैसे कपूर दोस्तों यौगिक होता है, कपूर एक मिश्रण होता है, उसी प्रकार का एक नेप्थलीन भी एक यौगिक होता है। तो नेप्थलीन दोस्तों एक ऐसा यौगिक है जो गैस में परिवर्तन हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस भी रहता है और गैस में भी परिवर्तित हो जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को किससे वियोजित किया जाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन है, तो अगर इनको हम अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमने आपको बता ही दिया था कि जो नेप्थलीन है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब गैस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, इसको हल्का सा गर्म कर दोगे। अब जैसे ही हल्का सा गर्म कर देंगे तो ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो अब जैसे हमें पता है दोस्तों, कोई पदार्थ जब ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है तो वो प्रक्रिया हमें पता है क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा क्या दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा पहला ऑप्शन है, तप्त जल के साथ निष्कर्षण, शीत जल के साथ निष्कर्षण, तो ये गलत है, ये भी हम नहीं करते। भापीय आसवन ये भी नहीं करते, हम केवल ऊर्ध्वपातन द्वारा इसको अलग करते हैं। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपधातु क्या होते हैं। अब दोस्तों हमें उपधातु का तो पता ही है कि उपधातु क्या होते हैं। हमें पता है कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, अधातु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और उपधातु भी हमने पढ़ के रखा है कि उपधातु ऐसे होते हैं जिनमें धातु का गुण भी हो और अधातु का भी गुण हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, क्षार धातुओं के अन्य धातुओं के साथ बने मिश्रण, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद धातुओं के कोलाइड, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा तीसरा है, धातु और अधातु दोनों के कुछ गुणधर्म रखने वाले, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि जो धातु और अधातु के गुण रखता है उसे ही हम कहते हैं उपधातु। तो शीशे से भारी धातु, ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर सही रहेगा दोस्तों सी वाला। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को किससे वियोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका हमारा आंसर है ऊर्ध्वपातन। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों ये हमें पता है, पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और तीसरी होती है गैस। इसके बाद दोस्तों तीन अवस्थाएं तो आपको 12th तक पढ़नी थी। अब आप दोस्तों बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे तो आपको 5 अवस्थाएं पढ़नी होंगी। तो दोस्तों 3 तो ये हो गई, चौथी अवस्था है दोस्तों इसकी प्लाज्मा। क्या दोस्तों, प्लाज्मा। और दोस्तों इसकी 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन। क्या दोस्तों, बोस आइंस्टाइन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था है, इसमें ठोस दिया है, द्रव दिया है, गैस दिया है, और फोर्थ दिया है बोस आइंस्टाइन या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसमें हम दोस्तों देख रहे हैं कि प्लाज्मा नहीं है। अब यदि इसमें प्लाज्मा होता तो हम प्लाज्मा लगा देंगे। अब इसमें बोस आइंस्टाइन है तो ये भी तो नवीनतम अवस्था है, ये भी तो बाद में खोजी गई अवस्था है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा जाता है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा
प्लाज्मा। क्या दोस्तों? प्लाज्मा। आपको इसको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस। क्या बोला दोस्तों? ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित, उसने बोला है ठोस से द्रव में और द्रव से फिर गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होगा। मतलब दोस्तों अगर ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ठोस से परिवर्तित हो जाती है द्रव में और द्रव से परिवर्तित हो जाती है गैस में, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसने ये पूछा है। तो दोस्तों जब कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो केवल उसके घनत्व में परिवर्तन होता है। दोस्तों हमें पता है ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद किसका होता है? गैस का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल घनत्व में प्रभाव पड़ेगा। द्रव्यमान तो जो ठोस में है वही द्रव में रहेगा और वही गैस में रहेगा। अगर हम संयोजन की बात करें तो वही संयोजन इसका ठोस में रहेगा, मतलब सी और ओ ठोस में रहेंगे, सी और ओ के द्रव में ही रहेगा, सी ओ ओ ही हम गैस में रहेंगे। तो संयोजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब भौतिक गुण है तो इसके भौतिक गुण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल दोस्तों इसके घनत्व में परिवर्तन होगा। किस में दोस्तों? घनत्व। अब दोस्तों भौतिक गुण तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों घनत्व दिया है। क्या दिया है? घनत्व। तो हमारा इससे सही आंसर हमारा घनत्व वाला है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही? घनत्व में परिवर्तन। तो दोस्तों अगर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में जाती है तो हमारे घनत्व में क्या हो जाता है? परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है हमारे चारों ओर पदार्थ की 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस अस्तित्व में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उनकी संपीड्यता का सही अनुक्रम है। अब संपीड्यता की बात करें दोस्तों तो संपीड्यता तो हमें पता है, संपीड्यता दबाने का गुण होता है। अगर दोस्तों कोई पदार्थ कम दबता है तो उसकी संपीड्यता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो दोस्तों हमें पता है ठोस तो कम ही दबता है, लगभग हम उसको दबा नहीं पाते। अब दबा नहीं पाते तो उसकी संपीड्यता तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद द्रव की संपीड्यता आती है, उसके बाद दोस्तों गैस की संपीड्यता आती है। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा संपीड्यता होती है दोस्तों, वो किसकी होती है? ठोस की होती है। उसके बाद दोस्तों द्रव की होती है और उसके बाद क्या होती है? गैस की होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है दोस्तों? ठोस की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमसे घटते क्रम में पूछा है। कौन से क्रम में पूछा है? घटते क्रम में, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पर सभी का साइन देख रहे हैं कि ये घटता क्रम है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे एक मिनट दोस्तों, संपीड्यता, हाँ दबाने का गुण होता है दोस्तों। क्या होता है? दबाने का गुण। थोड़ी मिस्टेक हो गई है दोस्तों इसमें। दबाने का गुण तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाने का गुण किस में होता है दोस्तों? गैस में होता है। किस में होता है? गैस में। तो सबसे ज़्यादा संपीड्यता गैस की होगी, उसके बाद द्रव की होगी और उसके बाद क्या होगी? ठोस की। मतलब दोस्तों संपीड्यता मतलब ठोस की सबसे कम रहेगी, क्योंकि हम ठोस को नहीं दबा पाते ना। अब ठोस को नहीं दबा पाते तो ठोस की संपीड्यता सबसे कम रहेगी। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो दोस्तों हम देख रहे हैं सबसे कम यहाँ पर दोस्तों ठोस की है, तो हमारा ये ठोस है। उसके बाद द्रव की होती है, उससे ज़्यादा होती है गैस की। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है दूसरा, ये हमारा सही होगा। इसके बाद द्रव गैस ठोस ये गलत हो जाएगा। इसके बाद गैस द्रव ठोस ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ठोस द्रव गैस ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा सही। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको पहले भी बता दिया है कि जब कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
11वां क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव बन जाता है। मतलब उसने बोला है कि वायुमंडलीय दाब, अब वायुमंडलीय दाब की बात करें तो हमें पता है 1 atm होता है वायुमंडलीय दाब। कितना होता है दोस्तों? 1 atm। इस 1 atm ताप पर कोई जो ठोस है वो द्रव बन जाता है। कोई ठोस क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। अब जब कोई ठोस द्रव बनेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका गलनांक कहलाता है। तो ये उसने बोल दिया कि उसे हम गलनांक कहते हैं। अब किसी ठोस का जो गलनांक है दोस्तों, वो गलनांक किसका सूचक है? गलनांक क्या बताता है? तो आपको दोस्तों याद रखना है, जब गलनांक होता है तो उसके अणु, अंतर अणु हैं, मतलब जो अंदर अणु है किसी भी पदार्थ के, उनके मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या दोस्तों? आकर्षण होता है। जब आकर्षण होता है, जब वो गलता है पदार्थ, तो वो आकर्षण क्या होता है? टूटता है। आकर्षण क्या होता है? टूटता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अंतरा अणुक आकर्षण बलों की प्रबलता, अंतरा अणुक आकर्षण बलों की प्रबलता बताता है क्या? गलनांक। अगर कोई पदार्थ ज़्यादा ठोस है, वो गलता नहीं है, तो मतलब यही है ना, उसके अंतर अणु का जो आकर्षण बल है वो अधिक है, इसलिए नहीं गला। अब कोई पदार्थ गल जाता है, मतलब अंतराणुक आकर्षण बलों की प्रबलता क्या होगी? कम होगी। तो सीधी सी बात दोस्तों यही है कि अंतराणुक आकर्षण बलों की प्रबलता, ये हमारा गलनांक का क्या है? सूचक है। आपको इसको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर कौन सी सभी 3 धातु द्रव होती हैं? आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 30 डिग्री सेल्सियस ताप का बोला है, और इस 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर कौन सी 3 धातुएं हैं जो द्रव हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। तो दोस्तों इसमें पहला हमारा ऑप्शन है पारा, दूसरा है दोस्तों आयरन, तीसरा है दोस्तों हमारा जिंक। तो ये हमारे तीनों ही गलत हैं, क्योंकि दोस्तों ये आयरन और जिंक, हाँ पारा की तो मान लेते, क्योंकि दोस्तों पारा हमें पता है कमरे के ताप पर। अब कमरे का ताप दोस्तों होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो लगभग ये 30 डिग्री से तक चला जाता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस तो मेनली होता ही है कमरे का ताप। इस कमरे के ताप पर तो जो पारा है वो द्रव अवस्था में रहता है, तो ये 30 तक चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो पारा है वो तो द्रव है, लेकिन ये दोनों द्रव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के जो गलनांक क्वथनांक हैं, इनके गलनांक क्वथनांकों के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है पारा, टिन और लेड। अब पारा, टिन और लेड, तो ये भी दोस्तों हमारा गलत है, क्योंकि टिन और लेड के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों हमारा जिंक, लेड और टिन। तो दोस्तों ये जिंक लेड आ गया, तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि जिंक यहाँ गलत हो गया, इसी के कारण यहाँ गलत, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारा दोस्तों पारा, गैलियम और सीजियम। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सही है, क्योंकि दोस्तों जो पारा है वो कमरे के ताप पर तो द्रव होता ही होता है, तो ये तो हमारा सही हो गया। अब दूसरा गैलियम, तो गैलियम दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो गैलियम होता है, इस गैलियम और जो सीजियम होता है, इस सीजियम का जो गलनांक होता है दोस्तों, वो गलनांक बहुत कम होता है। अब बहुत कम होता है दोस्तों, तो ये जल्दी क्या हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सही ये वाला, Hg, गैलियम और सीजियम, ये हमारा ऑप्शन सही है। आपको दोस्तों इसको याद रख लेना है। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो दोस्तों हमें पता ही है कि इसमें हमने पढ़ा था पारा, दोस्तों पारद लिखा है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये पारा है। क्या है? पारा। तो दोस्तों हमें पता ही है जो पारा है वो द्रव अवस्था में रहता है, तो ये द्रव अवस्था में रहेगा, आंसर रहेगा हमारा पारा। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? अब यहाँ पर तत्व की बात की है दोस्तों। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों ये एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिना है। क्या है दोस्तों? एल्यूमिना, एल्यूमिना।
तो पहला हमारा ऑप्शन है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों एल्यूमिना का तो ये फॉर्मूला होता है Al2O3, मतलब ये तो ये हो नहीं सकता, ये तो हमारा तत्व है ही नहीं, क्योंकि ये तो यौगिक है। इसके बाद पीतल, अब पीतल भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हमें पता है जो पीतल होता है वो तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, तो ये हमारा तत्व नहीं है। इसके बाद ग्रेफाइट, दोस्तों ये ग्रेफाइट है। तो हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का क्या है, अपर रूप। क्या है दोस्तों, अपर रूप। क्या है, अपर रूप। तो कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट और हीरा तो हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा दोस्तों जो तत्व है वो ग्रेफाइट है, क्योंकि तत्व अपर रूप है। अब अपर रूप क्या होता है दोस्तों, उसके ही जैसा होता है ना, तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, तत्व है। इसके बाद सिलिका हो नहीं सकता, क्योंकि SiO2 होता है सिलिका का फॉर्मूला, तो ये तो हमारा यौगिक है, तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ये भी गलत हो जाएगा, इसके बाद हमारा ये भी गलत है। तो दोस्तों हमारा आंसर सही होगा ग्रेफाइट। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी सी अपर रूप की बात कर देता हूँ। अपर रूप क्या है, तो दोस्तों हमें पता है किसी तत्व के ऐसे गुण जिसमें मतलब रासायनिक गुण तो क्या हो दोस्तों, समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं दोस्तों वो भौतिक गुण असमान होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अपर रूप। क्या बोलते हैं, अपर रूप। और इस गुण को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपर रूपता। तो आपको याद रखना है कि अपर रूपता में क्या होता है, भौतिक गुण क्या होते हैं, असमान, और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर तो देख ही लिया हमने, क्या है, ग्रेफाइट सही। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16, ओजोन है। क्या दोस्तों, ओजोन है। तो दोस्तों जो ओजोन है, हमें पता है ओजोन किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये ओजोन की बात कर रहे हैं। तो ओजोन दोस्तों ये तत्व तो है नहीं। आप बताओ क्या तत्व है, तो तत्व नहीं है, क्योंकि इसका संकेत तो O3 होता है, तो ये तत्व तो हो नहीं सकता। अब ये मिश्रण है, क्या मिश्रण, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दोस्तों O हैं, और O कितने हैं, 3 O हैं, तो ये दोस्तों मिश्रण भी नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा गलत है। अब दोस्तों अपर रूप हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का अपर रूप कहलाता है O3, तो आपका आंसर हो जाएगा सही, अपर रूप। अब इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत है ही हमारा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके दोस्तों हमारा आंसर रहेगा ओजोन क्या है, एक अपर रूप है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है असत्य कथन है, या फिर असत्य तथ्य है। तथ्य कथन ही होता है, तो असत्य कथन है, उसको हम देख लेंगे दोस्तों। तो असत्य, तो पहला हमारा है असत्य तथ्य पहचानना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है Na2CO3.10H2O एक उत्फुल्ल लवण है, मतलब दोस्तों एक प्रबल लवण है। तो इसको हम ग्लोबल लवण भी बोलते हैं दोस्तों। तो Na2CO3.10H2O एक उत्फुल्ल मतलब प्रबल लवण है, तो ये तो सत्य है दोस्तों, ये प्रबल लवण है। सभी फिटकरियाँ समाकृत होती हैं, मतलब सभी फिटकरियों जो होती हैं वो समान होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा सही है, सभी फिटकरियों के परमाणु क्रमांक जो दोस्तों जो फॉर्मूले होते हैं वो एक जैसा ही तो होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि ये फिटकरी है तो इसका फॉर्मूला अलग होगा, कोई बड़ी फिटकरी है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, ये नहीं होता। तो हमारा ये सही है, सभी फिटकरियाँ समाकृत होती हैं, मतलब एक जैसी होती हैं, सही है। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है समावयवियों का अणुभार समान होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। हमने देखा है समावयवता, समावयवता हमने पढ़ी है। समावयवता में उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसका परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या होता है दोस्तों, समान। अब परमाणु क्रमांक समान होगा तो अणुभार क्या समान ही होगा ना, तो समान होगा, तो ये दोस्तों हमारा सत्य है। इसके बाद अगला है अपर रूप। यहाँ पर दोस्तों अपर रूप है, अपर रूप के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों हमने इसके पहले ही आपको बता दिया था अपर रूपता एक ऐसा गुण होता है जिसमें भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ पर बोला है रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो असत्य कथन क्या है दोस्तों, अपर रूप के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो हमारा आंसर सही है ये, क्योंकि ये असत्य कथन है।
इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। मतलब हमें पता है दोस्तों इसका फॉर्मूला, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस है, मतलब हमें पता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म होता है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो होता है ना वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। आपको याद रखना है जो एलपीजी होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब ब्यूटेन में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा, प्रोपेन में क्या होगा दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो आप देख रहे हो ना इसमें कार्बन हाइड्रोजन, और ये निश्चित अनुपात में नहीं रहते। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो एलपीजी है वो क्या है, एक मिश्रण है। क्या है दोस्तों, एक मिश्रण है। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाता है दोस्तों, पहला। एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है, एक मिश्रण है। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है कि जल में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो विलयन है वो विलयन क्या कहलाता है। तो दोस्तों हमें पढ़ा है कि जो विलयन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है और एक होता है विषमांगी। तो दोस्तों हमने देखा था समांगी विलयन वह विलयन होता है जिसमें हम विलेय को अलग नहीं कर सकते। जो हमारा विलेय होता है उस विलेय को अलग नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलते हैं समांगी। और जिसमें विलेय को अलग कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं विषमांगी। दोस्तों आप जैसे जल में नमक डाल दो या शक्कर डाल दो, वो घुल जाएगी, क्या फिर उस नमक या शक्कर को अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो दोस्तों वो क्या होगी, समांगी। और विषमांगी की बात करें तो हमें पता है दोस्तों, विषमांगी जैसे हमने जल में रेत डाल दी तो जल में से हम रेत को अलग कर सकते हैं ना। तो दोस्तों कर सकते हैं ना जल में से रेत को अलग, तो यह हुआ हमारा क्या हो गया, विषमांगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है जिसमें से विलेय को अलग कर सकें वो विषमांगी, और जिसमें विलेय को अलग ना कर सकें वो समांगी। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जल में कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जो दोस्तों जल है उस जल में कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 को डाल देंगे तो वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा। तो हमें पता है दोस्तों अगर हम जल में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को डालेंगे तो वो घुल तो जाएगा, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं हमारे घर में जब दीपावली आती है तो पुताई होती है तो हम उस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को डाल देते हैं। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है दोस्तों, सॉरी यहाँ तो ये चूना पत्थर है, इसकी बात हो रही है। तो ये दोस्तों घुल तो जाएगा लेकिन वापस से हम इस CaCO3 को अलग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, अलग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगर हम अलग कर सकते हैं तो ये कौन सा मिश्रण होगा, हमारा विषमांगी मिश्रण होगा। कौन सा मिश्रण दोस्तों, विषमांगी, क्योंकि हम इसको अलग कर पा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों जल में कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोस्तों सेम हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर तो हम देख चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा मिश्रण नहीं है। तो दोस्तों हमने तो देखा था कांच एक मिश्रण है, पीतल एक मिश्रण है क्योंकि उसमें कॉपर और जिंक मिलाते हैं, इस्पात भी एक लोहा भी दोस्तों क्या होता है, एक मिश्रण होता है, उसमें कार्बन होता है, निकिल होता है इस्पात में, तो ये होते हैं, तो ये भी एक मिश्रण है। लेकिन दोस्तों अभी हमने देखा था कि ग्रेफाइट तत्व है, क्या है दोस्तों, तत्व है, ये कार्बन का अपर रूप है, तो ये मिश्रण नहीं है। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाता है दोस्तों, ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो वो क्या है आंसर हमारा, ग्रेफाइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका हौसला, अगर मेरा हौसला आप बढ़ाएंगे तो मुझे आगे आप काम करने का, आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आपको हौसला बढ़ाते रहना है और पढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।